गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 नर व मादा युग्मकोद्भिद संरचना व विकास, और आज हम इसका अंतिम पार्ट लेकर के आए हैं। आज ये पार्ट आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए, अब तक हम क्या पढ़ चुके थे। ये जो आप संरचना देख रहे हैं, मैं समझता हूँ इस संरचना को आप अब तक अच्छे से समझ चुके होंगे। ये किसकी संरचना है? जी बिल्कुल, किसकी संरचना है ये? तो ये संरचना है बीजांड की। किसकी संरचना है? बीजांड की। अच्छा, और डिटेल में पूछूं कि ये कौन से टाइप का बीजांड है, तो हमने 6 टाइप के बीजांड पढ़े हैं। उन 6 टाइप में से ये कौन सा है? ये प्रतीप बीजांड है। अगर आपने बीजांड के प्रकार वाला पार्ट नहीं देखा है तो हमारा पिछला पार्ट 5 को आप अच्छे से स्टडी करें, उसमें आपको बीजांड के पूरे टाइप्स आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, मैंने वापस इसको रिवाइज क्यों किया है कि आप यहाँ देख रहे हैं इस सारी संरचनाओं को आप जानते हैं। ये क्या है? तो ये बीजांड द्वार है, ये अध्यावरण है, ये बीजांड काय है। अंदर जो रचना है इसको मादा युग्मकोद्भिद या मादा युग्मकोद्भिद भी इसको कहते हैं, या फिर आप इसको क्या कहेंगे? भ्रूण कोश, क्योंकि आगे जाकर के इसी में भ्रूण का निर्माण होगा, तो ये भ्रूण का एक तरह से कक्ष होगा, तो इसको भ्रूण कोश कहा जाएगा। बाकी आप जानते हैं ये वाला भाग क्या है? निभाग है। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? बीजांड व्रंथ कहते हैं। तो ये हम पढ़ चुके थे। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा पार्ट 6 में, वो रहेगा गुरु बीजाणु जनन या मादा युग्मकोद्भिद। तो देखिए, गुरु बीजाणु कौन है? तो गुरु बीजाणु तो ये अंड कोशिका है, ठीक है। या फिर ये कह सकता हूँ कि इससे रिलेटेड या इसकी जितनी भी ये सहायक कोशिकाएं सब गुरु बीजाणुओं के अंतर्गत आएगा, है ना। तो इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणु जनन। और ये पूरी संरचना जो बनी है अंदर 7 कोशिकीय रचना, ये क्या कहलाएगी? मादा युग्मकोद्भिद। तो निश्चित तौर पे गुरु बीजाणु जनन होगा पहले, और गुरु बीजाणु जनन के बाद क्या होगा? मादा युग्मकोद्भिद। लेकिन ये बनेगी कैसे? ये कोशिकाएं किससे बनेगी? तो मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, जिनको हम बीजांड काय की कोशिकाएं कह रहे हैं, इन कोशिकाओं में से ही कोई एक कोशिका विभेदित होकर के आगे विभाजन करती है, और अंदर जो आप संरचना देख रहे हैं इस संरचना का निर्माण करती है। तो आज हम यही समझेंगे कि किस प्रकार इस बीजांड काय की कोशिका अंदर ये 7 कोशिकीय रचना का निर्माण करती है। मैं आपको फिर रिवाइज कर देता हूँ कि पहले, अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ कि मान लीजिए इस समय इसमें कोई मादा युग्मकोद्भिद का यानी 7 कोशिकीय रचनाओं का निर्माण नहीं हुआ है, तो उससे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? यहाँ पर भी क्या होगी? यहाँ पर भी ये इस प्रकार से बीजांड काय की कोशिकाएं होगी। पूरा ये बीजांड काय है, और ये सब क्या है? ये सब बीजांड काय की कोशिकाएं हैं। इस प्रकार की रचना है। अब हुआ क्या, है ना, गुरु बीजाणु जनन समझ हुआ क्या कि इसमें से एक कोशिका आकार में अपना जीव द्रव्य को गाढ़ा करके आकार में क्या हो गई? आकार में बड़ी हो गई। मान लीजिए ये वो कोशिका है, ठीक है। ये वो कोशिका है जो आकार में क्या हो गई? आकार में थोड़ी बड़ी हो गई। कैसे बड़ी हो गई? जीव द्रव्य को गाढ़ा कर लिया इसने, विभाजन की तैयारी कर ली इसने, विभाजन की तैयारी करके आकार में बड़ी हो गई। तो यहाँ जो अब संरचना तैयार हुई वो संरचना क्या है ना? गुरु बीजाणु जनन पे आ रहे हैं। संरचना क्या होगी कि एक कोशिका तो क्या हो गई? जीव द्रव्य को गाढ़ा करके सघन करके बड़ी हो गई, और बाकी बीजांड काय की कोशिकाएं जैसा कि आप देखते हैं चारों ओर इस प्रकार से एकत्रित रही, ठीक है। चारों ओर इस प्रकार से एकत्रित रही। तो अब ये आप चारों ओर जो कोशिकाएं देख रहे हैं, ये वाली कोशिकाएं, तो ये बाहर की तरफ है, और अंदर जो ये बड़ी सी कोशिका बना दी मैंने, ये क्या है? ये वो कोशिका है जो आकार में बड़ी हो गई थी जीव द्रव्य को गाढ़ा करके। तो विभाजन कौन करेगा? विभाजन वही कोशिका करेगी जो आकार में क्या हुई है? बड़ी हुई है, जो भीतर की तरफ है। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये भी बीजांड काय की कोशिका है, ये भी बीजांड काय की कोशिका है, लेकिन इनमें और इनमें क्या अंतर है कि ये विभाजन की तैयारी कर चुकी है अंदर वाली। तो इस स्थिति में अब आप इसको बीजांड काय की कोशिका ना कह करके एक अलग नाम दे सकते हैं, क्योंकि इससे अब गुरु बीजाणु बनने वाले हैं। तो गुरु बीजाणु का निर्माण करने वाली है, तो ये कोशिका विभेदित होकर के क्या कहलाने लगेगी कि ये गुरु बीजाणु को बनाएगी आगे जा करके। इसलिए आप इसको कह देंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या हो गई ये? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हो गई। विभेदित होकर के तैयारी कर लेती है विभाजन की, इसलिए अब इसको आप बीजांड काय की कोशिका ना कहकर बनी बीजांड काय की कोशिका। इसका निर्माण भी किससे हुआ है? मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, भूलना मत। इसका निर्माण भी
बीजांडकायी कोशिका से ही हुआ है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें और इसमें, यह आगे विभाजन नहीं करेगी, जबकि अब ये विभाजन के लिए तैयार है। तो जो कोशिका विभाजन की तैयारी कर लेती है विभेदित होकर के, वही क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब विभाजन की तैयारी कर ली है तो विभाजन करेगी भी सही, और विभाजन कैसे करेगी देखिए। कौन सा विभाजन होगा, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब मादा युग्मक या नर युग्मक यानी युग्मकों का निर्माण होता है और गुरु बीजाणु एक युग्मक है, अंड कोशिका के लिए सामान्यतः हम गुरु बीजाणु शब्द का उपयोग करते हैं। तो ये युग्मक है और युग्मक का निर्माण कौन से विभाजन से होगा, तो युग्मक का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन से। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा अर्धसूत्री विभाजन। पहले फर्स्ट, क्योंकि 2 फेज में होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा तो अंदर की स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जहाँ एक कोशिका है वो विभाजित होकर के कितनी कोशिकाओं में बदल जाएगी, 2 कोशिकाओं में बदल जाएगी। और चारों तरफ जैसा कि आप देख रहे हैं बीजांडकायी की अन्य कोशिकाएं हैं, ये बीजांडकायी की अन्य कोशिकाएं। तो अंदर कितनी कोशिकाएं बन गई, अंदर बन गई 2 कोशिकाएं। किसके फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप। फिर क्या होगा, फिर एक बार और अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि 2 फेज में होता है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो 2 कोशिकाएं बनी थी, जैसा कि हमने लघु बीजाणु जनन में भी पढ़ा, तो 2 कोशिकाओं से अब कितनी कोशिकाएं यहाँ बन जाएगी, 4 कोशिकाएं यहाँ बन जाएगी। और ये 4 कोशिकाएं एक्चुअल में क्या है, गुरु बीजाणु है, क्योंकि गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। जैसे वहाँ पर 4 लघु बीजाणु बने थे, उसी प्रकार से यहाँ ये अंदर क्या बन गए, ये तो बीजांडकायी की कोशिकाएं मैं बना रहा हूँ, ये बीजांडकायी की कोशिकाएं, और अंदर जो वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, इसने अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये द्विगुणित थी। अब अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो अब द्विगुणित नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे, अगुणित कहेंगे। तो इस प्रकार से 4 अंदर 4 संख्याएं देख रहे हैं, 4 अगुणित क्या बने, ये चारों बने गुरु बीजाणु। तो 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। और यही प्रक्रिया यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसीजर है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। परिभाषा बनाएंगे हम अभी, तब तक आप यहाँ समझिए अब आगे क्या होता है। तो ये गुरु बीजाणु जनन की प्रोसीजर है। चलिए यहाँ पे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं डायग्राम में, क्या परिभाषा निकली, ये परिभाषा कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि क्या है, द्विगुणित है, में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, 4 क्या बने हैं, अगुणित गुरु बीजाणुओं, 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ये परिभाषा होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि 4 गुरु बीजाणु बने तो हैं, जैसा कि वहाँ पर अपन ने पढ़ा था 4 लघु बीजाणु बनते हैं परागकण के निर्माण के समय, और चारों लघु बीजाणु आगे जाकर के क्या करते हैं, 4 परागकण बनाते हैं। ये बात हमने पहले पढ़ी थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है कि आप जो ये 4 गुरु बीजाणु बन रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन इनमें से क्या होता है, जो एक गुरु बीजाणु होता है, कोई सा भी एक गुरु बीजाणु, वो अधिक क्रियाशील होता है। तो जो अधिक क्रियाशील होता है वो तो एक्टिव रहता है, ये तो क्या रहता है, सक्रिय रहता है। तो फिर बाकी के 3 क्या करते हैं, बाकी के 3 नष्ट हो जाते हैं। ये नष्ट हो गया, ये भी नष्ट हो गया और ये भी नष्ट हो गया। नष्ट होकर के क्या करते हैं, भाई ये सक्रिय है, ये तो कम सक्रिय है, तो ये ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि नष्ट होकर के जो सक्रिय है उसको क्या करें, उसको ही हम पोषण प्रदान करें। तो ये तीनों जो आप देख रहे हैं कि 4 गुरु बीजाणु बने हैं, कितने बने हैं संख्या में, 4।
लेकिन इनमें से कितने वापस नष्ट हो गए? 3 वापस नष्ट हो गए, जैसा आप देख रहे हैं, ये भी नष्ट हो गया, ये भी नष्ट हो गया, ये भी नष्ट हो गया, और केवल तीनों नष्ट होकर के तीनों ने क्या करा? इस एक को पोषण दिया। तो इस प्रकार से आप ये बात यहाँ पर विशेष नोट लगा करके ध्यान रखेंगे कि गुरु बीजाणु तो कितने बने हैं? गुरु बीजाणु तो 4 बने हैं। 4 गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया ही गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। लेकिन यहाँ एक स्पेशल नोट लगा करके लिखेंगे कि 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 नष्ट हो जाते हैं तथा एक ही गुरु बीजाणु क्या रहता है? सक्रिय रहता है। एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। और जो 3 नष्ट हुए हैं वो 3 क्या करते हैं? सक्रिय गुरु बीजाणु को क्या करते हैं? इसको पोषण प्रदान करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा वीडियो है उसका पहला पार्ट गुरु बीजाणु जनन आपको समझ में आ गया होगा कि गुरु बीजाणु जनन क्या है। मैं एक बार फिर समरी कर देता हूं कि क्या है कि जो बीजांडकाय की एक कोशिका विभेदित होकर के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। इस द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप जो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और 3 नष्ट होकर एक को पोषण देते हैं, तो ये एक सक्रिय रहता है। और इस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप केवल अंततः एक सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, 3 नष्ट हो चुके होते हैं। तो यहाँ तक की बात तो कंप्लीट होती है। अब क्या होगा कि जो ये सक्रिय गुरु बीजाणु है ये आगे की रचना का निर्माण करेगा, जिसको हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो चलिए समझते हैं आगे का टॉपिक। तो बात करते हैं आज के दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया। तो देखिए, मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? हमने अभी अभी पढ़ा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया, और गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया में हमारे सामने क्या बात निकल करके आई कि 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से केवल ये जो आप देख रहे हैं एक गुरु बीजाणु यही सक्रिय होता है। बाकी चारों ओर जो बीजांडकाय की कोशिकाएँ हैं अभी भी यथावत है, अभी भी यथावत है। यहाँ पर 4 बन गए थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी वापस एक का एक ही है। क्यों है? क्योंकि 3 नष्ट हो गए और इसको पोषण दे दिया। तो इस प्रकार से अब इसको रचना को आप क्या कहेंगे कि अंदर जो रचना है वो वास्तव में कौन है? हम अंदर की रचना की बात करें। बाहर तो बीजांडकाय की कोशिकाएं ही है। पहले अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी जिसने अर्धसूत्री विभाजन कर लिया। 4 गुरु बीजाणु यहाँ बने थे, 3 नष्ट हो गए, केवल ये एक सक्रिय रहा। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है? ये है सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या है ये? सक्रिय गुरु बीजाणु। द्विगुणित है या अगुणित है? तो आप कहेंगे अगुणित है, क्योंकि क्या हो चुका है? अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है। अब आगे क्या होगा कि इससे वो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होना है। तो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण के लिए अब इसमें वापस क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन तो हो गया, एक तरह से ये अगुणित संरचना बन गई। अब इसमें दोबारा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। तो अब क्या होगा? इसमें समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होना इसमें शुरू हो जाता है। और क्रम से ही लगातार 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। संख्या याद रखना, कितने समसूत्री विभाजन? 3। पहले समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि जो अंदर आप गुरु बीजाणु देख रहे हैं, इस गुरु बीजाणु के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आप अच्छे से समझ लें, है ना। 2 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन एक गुरु बीजाणु है, तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 का निर्माण हो गया। अब 2 का जब निर्माण हो जाता है तो होता क्या है कि एक जो गुरु बीजाणु है वो तो ऊपर की तरफ चला जाता है इस प्रकार से, और एक गुरु बीजाणु कहाँ आ जाता है? नीचे की ओर। अच्छा, ऊपर और नीचे को आप कैसे समझें? तो मैं कह सकता हूँ कि समसूत्री विभाजन पहला हुआ, जिससे एक गुरु बीजाणु से 2 गुरु बीजाणु बन गए। अब उसमें से एक तो कहाँ चला गया? तो एक तो चला गया निभाग की ओर, और एक चला गया कहाँ? बीजांड द्वार की ओर। अब क्या होगा? अब जो ये निभाग और बीजांड द्वार की ओर गुरु बीजाणु गए हैं, इनमें एक और समसूत्री विभाजन होगा। मैंने कहा ना लगातार कितने समसूत्री विभाजन होने हैं? 3 समसूत्री विभाजन होने।
अभी केवल कितना हुआ है, पहला के फलस्वरूप जो अंदर एक गुरु बीजाणु था उसने विभाजन करके 2 गुरु बीजाणु बना लिए, एक निभाग की ओर चला गया, एक बीजांड द्वार की तरफ चला गया। अब ये निभाग और बीजांड द्वार की तरफ जो गए हैं उसमें कौन सा समसूत्री विभाजन हुआ, दूसरा। सेकंड समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ 1 था तो यहाँ भी कितने हो गए, यहाँ पर भी हो गए 2 गुरु बीजाणु, और यहाँ बीजांड द्वार की तरफ भी 1 से कितने हो गए, यहाँ पर भी वापस हुई 2 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो गया। अब क्या होगा, तो यहाँ बनाता हूँ नीचे, अब होगा तीसरा समसूत्री विभाजन, थर्ड, और तीसरे समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा, तीसरे समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ऊपर जो 2 गुरु बीजाणु हैं तो दोनों में होगा, तो 2 से कितने हो जाएंगे, ये 2 से ये हो जाएंगे 4, और इसी प्रकार नीचे यानी बीजांड द्वार की ओर भी कितने हो जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, 2 में विभाजन होगा समसूत्री तो 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 4 गुरु बीजाणु, कोशिका नहीं कहूँगा, 4 गुरु बीजाणु ऊपर बन जाते हैं और 4 गुरु बीजाणु नीचे बन जाते हैं। अब क्या होगा, अब ये अरेंज होना शुरू होते हैं, अब कोई विभाजन नहीं होगा। अब विभाजन होने के स्थान पर क्या होगा कि ये जो 4 गुरु बीजाणु, 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी ऊपर नीचे से मैं फिर दोहरा देता हूँ, यानी 4 निभाग की ओर और 4 कहाँ बने हैं, बीजांड द्वार की ओर बने हैं। तो इसमें से क्या होता है कि जो एक गुरु बीजाणु है वो मूव करके कहाँ बढ़ता है, केंद्र की तरफ। ये 3 तो ऊपर रह गए, लेकिन जो एक है वो मूवमेंट करके कहाँ आ गया, नीचे की तरफ। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा कि 3 तो बीजांड द्वार की ओर ही रह जाते हैं, लेकिन एक मूव करके कहाँ आ जाता है, सेंटर में आ जाता है, इस प्रकार से। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा रचना कैसे बनती है। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद फाइनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो ये गुरु बीजाणु है वर्तमान में अभी सिर्फ केंद्रक की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, केंद्रक की फॉर्म में है। लेकिन अब इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव्य जमा होना शुरू हो जाता है। तो जब कोशिका द्रव्य जमा होना शुरू हो जाता है तो किस प्रकार की रचना बनती है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ऊपर 3 केंद्रक थे, 1 2 3, एक तो सेंटर में आ गया था और नीचे भी 3 केंद्रक थे जिनको आप गुरु बीजाणु कह रहे हैं, 1 2 और एक नाशपति के आकार का हो जाता है 3, और एक कहाँ आ गया था, सेंटर में। तो अब लास्ट परिवर्तन क्या होता है कि जो ये केंद्रक हैं इनके पहले तो सेंटर वाला जो केंद्रक है इसके चारों ओर भी क्या होगा, कोशिका द्रव्य एकत्रित होना शुरू हो जाएगा। पहले तो ये जुड़ जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे, तो ये संयुक्त हो गया केंद्रक दोनों, और फिर चारों ओर क्या हो जाएगा, चारों ओर कोशिका द्रव्य का जमाव हो जाएगा, तो ये कोशिका में बदल जाएगा। जिसको मैंने पहले भी बताया कि अगर आप केंद्रक से इसको नामांकित करते हैं तो आप इसको कह सकते हैं द्वितीयक केंद्रक, या आप इसको कोशिका कहते हैं तो फिर ये कोशिका कौन सी हो जाएगी, ये कोशिका हो जाएगी ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका ना, कोशिका ध्रुवीय कोशिका हो जाएगी। तो ये तो इसकी बात हो गई। फिर ऊपर की तरफ जो है इनके चारों ओर भी क्या हो जाएगा, इनके चारों ओर भी कोशिका द्रव्य का जमाव हो जाएगा, कोशिका द्रव्य का जमाव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 केंद्रक भी कोशिकाओं में बदल जाएंगे, और इनको आप क्या कहेंगे, इनको आप कहेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको अच्छे से याद हो गया होगा, इनको आप क्या कहेंगे, प्रतिमुखी कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिमुखी कोशिका। और इसी प्रकार से नीचे आप जो देख रहे हैं इनके चारों ओर भी कोशिका द्रव्य का जमाव हो जाता है, तो ये भी कोशिकाओं में बदल जाते हैं। और यहाँ जो कोशिका बनती है तो ये जो मैंने बना रखा है इस प्रकार से स्ट्रक्चर, थोड़ा अलग कर लेते हैं इसको। ये जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है इसको तो आप कहते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका, और अंड कोशिका के आसपास में जो आप ये 2 कोशिकाएं देख रहे हैं, अंड कोशिका की सहायता के लिए होती है। तो इन दोनों कोशिकाओं को क्या कहते हैं, इन दोनों कोशिकाओं को कहा जाता है सहायक कोशिका। और दोनों को एक साथ सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो दोनों को एक साथ सम्मिलित रूप से कहा जाता है अंड समुच्चय, क्योंकि अंड कोशिका का ग्रुप है पूरा, इसलिए अंड समुच्चय। तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर आपको अंदर देखने को मिलती है। इसी रचना को, ये जो रचना पूरी आप देख रहे हैं, इसी रचना को क्या कहते हैं, इसी रचना को कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। तो इस प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूँ कि एक बीजांडकायी की कोशिका से किस प्रकार से इस मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ,
ताकि मुझे भी संतुष्टि हो जाए कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। सबसे पहले बीजांडकाय की कोशिका विभेदित होकर के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाई जो द्विगुणित थी। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बने जो कि अगुणित थे, 3 नष्ट हो गए, 1 सक्रिय रहा। जो सक्रिय रहा, जैसा कि ये सक्रिय वाला मैंने यहाँ बनाया है, इसने आगे समसूत्री विभाजन किए और समसूत्री विभाजन करके लगातार ये संरचनात्मक परिवर्तन हुए और यह फाइनल स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ जिसको क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो गुरु बीजाणु और मादा युग्मकोद्भिद में भी आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा एक मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो गया है। इसी के साथ मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के साथ ही आपका ये सेकंड चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त होता है। हाँ, ये जरूर है। अच्छा, इसके चारों ओर की संरचनाएं तो आपको समझ में आ ही जाती है अब आगे, है ना। जैसा कि हमने शुरू में बना दिया था ये वाला स्ट्रक्चर। अब ये बीजांडकाय की कोशिकाएं, फिर अध्यावरण होगा, तो अपन सिर्फ डीप में ये अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा सा मैं इसको और आगे बताऊँ तो इसके चारों ओर क्या होगा, तो इसके चारों ओर हमने बनाया नहीं है, लेकिन चारों ओर वही बीजांडकाय की कोशिकाएँ हैं। फिर क्या है, तो फिर वही अध्यावरण है। ये घटना तो अंदर हो रही थी ना, बाहर की रचना है वो का वही है, पूरा बीजांड वो का वही है। अंदर मादा युग्मकोद्भिद कैसे बनता है हमने ये समझा है। चलिए, मैं बता रहा था आपको कि 2 इम्पोर्टेंट नोट आपको और इसमें ध्यान रखने हैं। पहली बात तो ये कि ये जो इस प्रकार का आपने मादा युग्मकोद्भिद देखा है, इसको पॉलीगोनम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। पॉलीगोनम का मतलब मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद है ये, क्योंकि इसमें आप देखिए जनरली अगर हम मादा युग्मक की बात करें तो केवल एक अंड कोशिका होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी जगह पर आप इसके अंदर एक 7 कोशिका यानी बहुकोशिकीय रचना देख रहे हैं। तो इस प्रकार का जो मादा युग्मकोद्भिद बनता है इसको कौन से टाइप का कहते हैं, पॉलीगोनम, यानी बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि कई कोशिकाएं इसके अंदर बनती है। दूसरी बात कि पॉलीगोनम में भी कौन सा है, तो पॉलीगोनम में आप देख सकते हैं निर्माण एक सक्रिय गुरु बीजाणु से ही हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि अंदर आप 7 कोशिकाएं देख रहे हैं मादा युग्मकोद्भिद में, तो इसके लिए 7 अलग अलग कोशिकाओं ने वर्क किया है। आप देख सकते हैं पहले अंदर एक ही कोशिका थी, बाद में 7 हो गई, यानी एक सक्रिय गुरु बीजाणु से ही ये पॉलीगोनम बनता है। पॉलीगोनम मादा युग्मकोद्भिद बनता है। इसलिए पूरा नाम अगर इसका हो जाए तो ये क्या हो जाता है कि एक बीजाणु से बना है, इसलिए तो एक बीजाण्विक है, एक बीजाण्विक है। और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो गया, इसलिए पॉलीगोनम भी है। तो पूरा नाम क्या हो जाता है इस प्रकार के मादा युग्मकोद्भिद का, एक बीजाण्विक पॉलीगोनम मादा युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद, उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। जाते जाते इस पाठ का एक और महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता जाता हूँ, जिस पर कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिया गया है 1 नंबर में, कि पॉलीगोनम मादा युग्मकोद्भिद किस प्रकार का होता है। तो आप यहाँ ध्यान, या कितनी कोशिकाएं, कितने केंद्रक होते हैं। तो मैं प्रारंभ से ही आपको इस बात पर काफ़ी फोकस करके पढ़ा रहा हूँ कि कोशिकाओं की बात करें तो पॉलीगोनम में जो कोशिकाएं होती है वो 7 कोशिकाएं होती है, इसलिए ये बीजांड 7 कोशिकीय होता है। लेकिन केंद्रक की बात करें तो आपने देखा ये ध्रुवीय कोशिका जो है, इस कोशिका में कितने केंद्रक है, 2। तो 3 केंद्रक इसमें है, 3 केंद्रक इसमें, लेकिन बीच वाली कोशिका से 7 कोशिकाएं तो हो जाती है, लेकिन इसमें केंद्रक 2 होते हैं। इसलिए ये जो एक बीजाण्विक पॉलीगोनम मादा युग्मकोद्भिद बना है, वास्तव में किस प्रकार की रचना है, 7 कोशिकीय है। लेकिन केंद्रकों की बात करें तो 8 केंद्रकीय रचना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर कई बार परीक्षाओं में, यहाँ तक कि कंपटीशन परीक्षाओं में भी, एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो अच्छे से आप इसको ध्यान रखना। इसके साथ ही आपका सेकंड चैप्टर आज समाप्त होता है। कल से हम एक नए चैप्टर की 3रे अध्याय की शुरुआत करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।